तो यही वो 3 सिंपल स्टेप्स है, रिप्रेजेंट, ज्वाइन एंड फाइंड रिजल्टेंट। और हम लोगों ने जो भी मेथड बनाई, मतलब टेल हेड कॉम्बिनेशन की मेथड बनाई, इसी मेथड का यूज करके ग्राफिकल मेथड्स में 2 लॉज बने। इसमें पहला जो लॉ बना उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये पहला बना, और उसके बाद में उन्होंने बोला पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ये हमारी मेथड का यूज करके ये 2 लॉज हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कैसा है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में फाइनली ट्रायंगल बनता है। जब रिजल्टेंट तुम लोग निकालते हो ना, एक ट्रायंगल बनता है, और पॉलीगॉन में एक पॉलीगॉन बनता है। अब यहां पे ये मत सोचना कि रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा, रेगुलर बने या इरेगुलर बने, लास्ट में पॉलीगॉन ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहां पे अगर मेरे पास कुछ वेक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो मैं यहां पे स्टेटमेंट भी एक कंसिडर करने वाला हूं, तो वो मैथमेटिकली भी मैं इसको सॉल्व करूंगा, टेंशन ना ले। तो यहां पे हम लोग कुछ वेक्टर्स लेने वाले, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे बी वेक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे सपोज सी वेक्टर, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे डी वेक्टर, ठीक है ना, बराबर। और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ई वेक्टर। इतने वेक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट है। ये वेक्टर्स मैं दोनों लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। अब बच्चे का टारगेट है कि इन सबका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, इन सबका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो एडिशन कैसे कैसे हो सकता है मैं बताता हूं तुमको। देखो यहां पे ध्यान दो, अगर मैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहा हूं, अगर मैं ए वेक्टर लूं, देखो यहां पे ए वेक्टर लिया, अब ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर रखा मैंने, बराबर है ना। तो मैंने कैसा कॉम्बिनेशन लिया, ए का हेड उसके ऊपर बी का टेल, तो मैंने कॉम्बिनेशन लिया टेल हेड। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा कॉम्बिनेशन लिया हम लोगों ने। अब इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा सर, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक, अब यहां पे दूसरे वाले के हेड तक है, तो इसका मतलब यहां पे हम लोगों ने 2 ही वेक्टर्स यूज किए। तो ट्रायंगल लॉ में सिर्फ 2 वेक्टर्स का एडिशन हो सकता है, 2 वेक्टर्स। वी ओनली टेक 2 वेक्टर्स। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स है। फोर्स में ऐड करें, वेलोसिटी में ऐड करें, एक्सेलरेशन में ऐड करें, तो 2 वेक्टर्स, 2 सेम टाइप ऑफ वेक्टर्स, तो उन्हीं को तुम लोग ऐड कर सकते हो, 2 वेक्टर्स को तुम लोग ऐड सकते हो। और आने वाला अगर तुम लोग रिजल्टेंट देखोगे, तो आने वाला रिजल्टेंट पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक ऐसा आ जाएगा। अब ये वेक्टर तुम लोग देखो आर वेक्टर है, सपोज तुम्हारा रिजल्टेंट आर वेक्टर है, तो इन सभी वेक्टर्स में से, मतलब ए बी सी डी और ई वेक्टर्स में से आर वेक्टर ये ए और बी का एडिशन रिप्रेजेंट करता है। एवरीबॉडी क्लियर? तो अगर सपोज हमें ऑप्शन में ऐसे दिया होता, सपोज अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है, द एडिशन ऑफ ए एंड बी विल बी। क्वेश्चन कैसा था, देखो क्वेश्चन बताता हूं मैं, क्वेश्चन कैसा था। क्वेश्चन ऐसा था, एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी, ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो तुम्हें पहला ऑप्शन उन्होंने दिया होता ये, दूसरा ऑप्शन दिया होता उन्होंने ये, सपोज तीसरा ऑप्शन दिया होता ये, और चौथा ऑप्शन दिया होता ये। बोलो तुम्हारा आंसर क्या होता? ए और बी तुम लोग इन दोनों को देख के बोलना, ए और बी तुमको डायग्राम दी जाएगी, बिल्कुल टेंशन ना ले। तो ए और बी इन दोनों का एडिशन करके पहला बन सकता है क्या वेक्टर? पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि बी वेक्टर ऐसा ऊपर मुंह करके है, तो ये हॉरिजॉन्टल कभी आ ही नहीं सकता, इसका मतलब पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता, दूसरा भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी हो नहीं सकता, तीसरा वर्टिकली ऊपर तो चांस ही नहीं है, तो चौथा ही आंसर रहेगा ना। इसको बोलते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन बताता हूं, रेडी? चलो और एक क्वेश्चन। तो यहां पे हमें ऐसा बोला गया, हम लोग 2 वेक्टर्स का एडिशन करेंगे, और हम लोग किसका एडिशन करेंगे, ए और डी का एडिशन करेंगे, ठीक है ना। तो मैं फाइंड आउट करने वाला हूं ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर, समझा? तो चलिए आइए ए वेक्टर को निकालेंगे। भाई साहब ए वेक्टर हम लोगों ने निकाला, ए वेक्टर, रेडी ना। अब डी वेक्टर, तो डी वेक्टर को हम लोगों ने उठाया यहां से यहां तक रखा, ओहो आजा भाई डी वेक्टर, समझा ही नहीं है यार, बराबर ना। अब हमारा जो आने वाला रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, बराबर। अब तुम्हें ऑप्शंस दिए गए भाई साहब 4। पहला वाला ऑप्शन दिया गया ये ऐसे, दूसरा वाला ऑप्शन दिया गया ये ऐसे, तीसरा वाला ऑप्शन दिया गया सपोज ये ऐसे, और चौथा वाला ऑप्शन दिया गया ये ऐसे। तो
ये थ्रू द स्केल नहीं होते प्रॉब्लम्स, है ना, अप्रोक्सीमेट वे में तुम्हें बताना होता है। तो a प्लस डी का रिजल्टेंट कैसा दिख सकता है? ऐसा दिख सकता है क्या? ऐसा दिख सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर डी। अब ये लॉजिक में डेवलप करना, हमेशा आंसर डी ही होता है, ये इस केस में आ रहा है। लेकिन उन चारों ऑप्शन को चेक करने के बाद ही तुम लोग करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। और यहां पे हर प्रॉब्लम में क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं, दो वेक्टर्स का एडिशन करने के बाद आने वाला रिजल्टेंट इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोले? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, वेलोसिटी वेलोसिटी, फोर्स फोर्स, अगर दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बोला मैंने? टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। समझा? ऑर्डर ऑफ अ वेक्टर क्या था? क्या बोला मैं? टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप रिप्रेजेंट adjacent side of triangle taken in order, then the remaining side will give the resultant of the two vector taken from tail of the first vector to end or head of the second vector. करेक्ट? तो इस तरह से तुम लोगों ने ट्रायंगल लॉ को सीखा, ट्रायंगल लॉ कंप्लीट किया। अब पॉलीगॉन लॉ में कैसे करेंगे? पॉलीगॉन लॉ में दो ही वेक्टर एडिशन करने का ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग कितने चाहिए उतने वेक्टर ऐड कर सकते हो। तो हम लोग ये पूरा का पूरा एडिशन करेंगे एक साथ। तो हम लोग रिजल्टेंट क्या निकालेंगे पता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, सबका एडिशन एक साथ निकाल देंगे हम लोग। हाँ, क्या करना है भाई साहब? रिप्रेजेंट करना है, तो चलो रिप्रेजेंट कर, अभी ज्वाइन करना है। रिप्रेजेंट तो कर दिया है प्रॉब्लम में ही, अब हमें ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करेंगे। चलो आज जाओ, ज्वाइन करेंगे। तो पहला आया ए, दूसरा आया बी, बी, तीसरा आया सी, ओहो सी, चौथा आया डी, ठीक है, और पांचवा उधर मुंह करके है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं अपने को। पांचवा आ गया इधर भी, ठीक है ना। अब क्या हुआ? इन पांचों वेक्टर्स ने एक इनकम्प्लीट पॉलीगॉन बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक रिजल्टेंट ज्वाइन करेंगे। ये आ गया यार, बात ही खत्म हो गई। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो इस रिजल्टेंट का लेंथ निकालो, और अगर डायरेक्शन निकालना है तो भाई साहब पहले से ही एंगल पता है अपने को, तो ये एंगल मेजर करके निकालो। इसका मतलब तुम्हें इन दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा, सॉरी, पूरे के पूरे वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो यहां पे पॉलीगॉन लॉ में हम लोग क्या करते हैं? वी रिप्रेजेंट all the vectors of same type taken in order as the adjacent sides of a polygon, or the sides taken in order of a polygon. So number of vectors we take, number of vectors represented by sides of a polygon in both magnitude and direction and taken in order, ठीक है ना। Then their resultant is represented by starting point, किसका starting point? Of the first vector, है ना, to the ending point of the last vector. Starting point of the first vector to ending point of the last vector. अरे एवरीबडी क्लियर? सबको समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पॉलीगॉन लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करने वाले हैं। पॉलीगॉन लॉ देखो यहाँ पे ध्यान। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है कि मेरे पास तीन वेक्टर्स है, वेक्टर्स एंड सपोज उनका मैग्नीट्यूड सेम है। मैं यहां पे लिखूंगा सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड सेम है भाई साहब, ठीक है ना। लेकिन ये जब एंगल करते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार के साथ वो एंगल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब उनको रिप्रेजेंट किया जाए एंगल में, तो हर एक वेक्टर 360 डिवाइडेड बाय n एंगल करता है उसके प्रीवियस वेक्टर के साथ। अब 360 डिवाइड बाय n मतलब क्या है? यहां पे n क्या है सर? मैं बताता हूं। n मतलब क्या है बेटा? यहां पे नंबर ऑफ वेक्टर्स। कुछ समझ नहीं रहा है सर, ये क्या बता रहे हो? क्यों कुछ नहीं, मैं बताता हूं ना। एक वेट। सपोज हमारे पास तीन वेक्टर से इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर से, इसका मतलब उनका लेंथ सेम है। अरे उनका लेंथ सेम है, और हम लोगों ने हर एक वेक्टर को जब लिया तो हर एक वेक्टर 360 डिवाइड बाय n एंगल करता था।
कितना एंगल करता था? 360 डिवाइड बाय एन। अच्छा, 360 डिवाइड बाय एन, यहां पे कितना एंगल करेगा सर? बेटा 360 डिवाइड बाय एन, एन माने नंबर ऑफ वेक्टर्स, तो यहां पे कितना एंगल है तू निकाल सकता है। कितना है फिर? 360 डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब 3, तो कितना मतलब 120 डिग्री। तो यहां पे आगे आने वाला हर एक वेक्टर पिछले वाले वेक्टर के साथ 120 एंगल करेगा। समझा नहीं है? देख यहां पे, तो इसका मतलब कैसे होगा? ये यहां पे मैंने ऐसे लिया, ये पहला वेक्टर ए वेक्टर, अब ये ए वेक्टर की लाइन आ गई यहां के ना, बी वेक्टर हमें लेना है, बी वेक्टर हमें लेना है, लेकिन बी वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल करना चाहिए और लेंथ सेम रहनी चाहिए, तो ये 120, ये देख बी वेक्टर आ गया, देख यहां पे 120 एंगल किया, देख, और ये हो गई बी वेक्टर की डायरेक्शन। बराबर। अब हमको सी वेक्टर भी लेना है, क्योंकि हमारे पास 3 वेक्टर प्रेजेंट है, बराबर है ना। ये ए वेक्टर यहां पे प्रेजेंट है, यहां से शुरू करता है सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर, अब बी वेक्टर के डायरेक्शन के साथ वो भी कितना एंगल करेगा? 120 एंगल करेगा। इसका मतलब हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन भी ऐसे ले लेंगे, तो यहाँ पे ए वेक्टर भी कितना एंगल करते मिलना चाहिए? 120, यहाँ पे भी एंगल कितना मिलना चाहिए? 120। तो इसीलिए तो आया है 360 डिवाइड बाय एन, मतलब इक्वली डिवाइड हुआ है 360 एंगल। सो 120 प्लस 120 प्लस 120, 360। और यहां पे ये वेक्टर ऐसा ऑर्डर में आया है सी। इसका मतलब एक आदमी यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक चला और यहां से यहां तक चला, इसका मतलब वो जहां से चला वहीं पे आया ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो यहां पे इन सब का एडिशन कितना मिलेगा? नल वेक्टर। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ चलो ठीक है, आगे का बताता हूं और अच्छा, ठीक है सर। अगर हम लोगों ने 3 वेक्टर नहीं लिए, हम लोगों ने कितने वेक्टर लिए? 4 वेक्टर्स। ओहो, ये तो खतरनाक चीज हो गई। कितने वेक्टर्स लिए भाई साहब? 4 वेक्टर। चारों के चारों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रखा तुम लोगों ने? सेम। तो हम लोग यहां पे लिखने वाले सेम मैग्नीट्यूड, है ना। तो अब एंगल कितना किया है उसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो चलो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। कितना है भाई साहब? 360 डिवाइडेड बाय एन आर द नंबर ऑफ वेक्टर्स। अभी तूने कितने वेक्टर्स लिए? 4। तो इसका मतलब डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा? 90। तो हर एक वेक्टर कितना एंगल कर रहा है? 90। तो चलो डायग्राम बनाएंगे। पहला वेक्टर ए वेक्टर, पहला वेक्टर, ये पहले वेक्टर की डायरेक्शन टिक 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 टिक। अब दूसरा वेक्टर हम लोग ने लिया, दूसरा वेक्टर यहां पे ऐसा आ जाएगा, देखो कितना एंगल किया रे भाई साहब? 90। बराबर है ना? है ना? क्या बोला? हर एक आगे आने वाला वेक्टर पिछले वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल कर रहा है? 360 डिवाइडेड बाय एन, एन आर द नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो सभी वेक्टर्स इक्वली एंगल कर रहे हैं प्रीवियस वाले के साथ। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 90। चलो बी की डायग्राम हम लोग बी की डायग्राम से डायरेक्शन मार्क करें। अब डायरेक्शन मार्क करने के बाद हम लोग सी के लिए लेंगे, हमको 4 वेक्टर्स लेने हैं, तो चलो सी भी कितना करेगा एंगल? 90। सी आ गया देखो। अब लास्ट वाला सी की डायरेक्शन आ गई यहां पे, है ना। तो डी वेक्टर कितना एंगल करेगा? 90, है कि नहीं? देखो, तो यहां पे 90, इधर भी 90, उधर भी 90, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 360 आ गया। इसका मतलब ये घूम फिर के उसी पॉइंट पे आया है, उसी पॉइंट पे आया है। इसका मतलब ये क्लोज्ड पॉलीगॉन बना है, जहां से शुरुआत किया है वहीं पे खत्म हुआ है। तो ऐसे केस में, क्लोज्ड पॉलीगॉन के केस में हमेशा रिजल्टेंट 0 होता है। लेकिन ध्यान रखना, वेक्टर्स मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर। मैंने जब ये पढ़ाया था, एक बच्चे ने मेरे पास क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाया। देखो क्लोज्ड पॉलीगॉन कैसे बनाया सर? देखो ध्यान दो यहाँ पे, सर 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 ये देखो क्लोज्ड पॉलीगॉन। ये क्लोज्ड पॉलीगॉन अपना है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्लोज्ड तो पॉलीगॉन है ही नहीं ये। अरे बाबा, यहां पे ये 3 वेक्टर्स ऑर्डर में है, ये अपोजिट टू ऑर्डर है। ये 3 वेक्टर्स का ऑर्डर का डायरेक्शन ऐसा है, और ये आगे आने वाला वेक्टर, ये लास्ट वाला वेक्टर, इसका डायरेक्शन ऐसा है। तो ऑर्डर के डायरेक्शन में है कि अपोजिट? अपोजिट है सर। इसका मतलब वो क्लोज्ड पॉलीगॉन नहीं है। तो क्लोज्ड पॉलीगॉन ऑर्डर में होना चाहिए, बराबर। और अगर इक्वल वेक्टर्स हैं, तो देखो यहां पे मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो कौन कौन से 2 पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, आ जाओ यहां पे ध्यान दो। ये पॉइंट तुमको बुक में भी ऐड करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम खतरनाक पॉइंट है ना। तो पहला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, पहला पॉइंट भाई साहब, क्लोज्ड पॉलीगॉन।
क्या बोला मैंने? क्लोज्ड पॉलीगॉन, लेकिन कैसा? टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में लेना चाहिए क्लोज्ड पॉलीगॉन। इक्वल वेक्टर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन बन रहा है सभी वेक्टर्स को ऑर्डर में लेने के बाद, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस नल वेक्टर। ये नल वेक्टर को ही जन्म देगा, बिकॉज यहां पे पूरे के पूरे वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ नल वेक्टर। एक तो ऐसी बात याद रखो। नहीं तो इसका दूसरा पॉइंट भी मैंने अभी बताया। अगर सपोज मेरे पास n वेक्टर्स, मेरे पास n वेक्टर्स है और इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है। इनका मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल मैग्नीट्यूड है, लेकिन हर एक वेक्टर पिछले वाले के साथ 360 डिवाइडेड बाय n करता है, और तुम लोग ऐसा भी बोला है बहुत सारे बुक्स में 2 पाई डिवाइडेड बाय n करता है। आगे वेक्टर आया 2 पाई डिवाइड बाय n से रोटेट हुआ, आगे वेक्टर आया 2 पाई डिवाइड बाय n से रोटेट हुआ। यहां पे कैसा हुआ? पहला वेक्टर आया, चलो 360 बाय n मतलब, या 2 पाई डिवाइड बाय n 120 से रोटेट हुआ, 120 से रोटेट हुआ, या 90 90 90 से रोटेट हुए, है ना? या पेंटागन के लिए हम लोग 72 72 से रोटेट कराएंगे, है ना? तो 72 से रोटेट कराएंगे तो वो अल्टीमेटली क्लोज्ड ही बन जाएगा ना, क्योंकि वहां पे तो सबके सब इक्वल है, तो रेगुलर पॉलीगॉन बन रहा है। तो उस केस में रिजल्टेंट यहां पे भी नल वेक्टर ही आएगा। ऐसा भी बोला जाता है n इक्वल फोर्सेस, है ना? बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा बोला जाता है, फोर्सेस n फोर्सेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, every force make an angle 2 pi divided by n with the previous vector, then what is the resultant? भाई साहब रिजल्टेंट 0 है, क्योंकि वो घूम फिर के वहीं पे आया हुआ है। तुमको समझा नहीं है यार, दैट इज द केस। एक तो ऐसा क्लोज्ड पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर ऐसा बोला गया तो जो 0 है रिजल्टेंट, बात ही खत्म। या अगर ऐसा बोला गया कि n वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है और लेकिन एंगल को इक्वली डिवाइड किया हुआ है हर एक ने, तो भी उसको हम लोग 0 कंसिडर कर सकते। अब इस ट्रायंगल को ना रिप्रेजेंट करने का और एक तरीका भी है, ठीक है? वो हम लोग बाद में देखने वाले लैमिस थ्योरम, लेकिन मैं यहां पे तरीका तुमको रिप्रेजेंट करने का बता दूंगा। यहां पे तो मैं कैसे बोल रहा हूं, देखो यहां पे एक पॉइंट लेना, कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेना, यहां पे इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पे बोल रहा हूं, कोई पॉइंट लिया, ठीक है? बी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करो, बी वेक्टर को उठाओ यहां पे डाल दो, भाई साहब बी वेक्टर आज 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 बी वेक्टर देख, बी वेक्टर आ गया, ठीक है ना? ये पॉइंट है, ठीक है? अब ए वेक्टर को उठा के यहां पे रिप्रेजेंट करो, सर ए वेक्टर, यहां पे ए वेक्टर आ गया, यहां से यहां तक भाई साहब ए वेक्टर आ गया, देख। अब सी वेक्टर, सर अच्छा आजा बेटा ये सी वेक्टर देख, है ना? तो बहुत बार ट्रायंगल को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, एक ही पॉइंट से तीनों के तीनों वेक्टर निकल रहे हैं, इसको बोलेंगे ऑल टेल कॉम्बिनेशन। सबका टेल एक साथ लिया है मैंने यहां पे, तो यहां पे भी मैं सबका टेल एक साथ ले सकता हूं, हां क्यों नहीं? यहां पे ले लेना, ए वेक्टर ये देखिए ऐसे, बी वेक्टर ये देगा ऐसे, है ना? सी वेक्टर ये देगा ऐसे, और डी वेक्टर ये देगा ऐसे। लेकिन इसका उतना एप्लीकेशन नहीं है जितना एप्लीकेशन इस ट्रायंगल का है। अब आने वाले लेक्चर्स में तुम्हें पता चलेगा कि ट्रायंगल का एप्लीकेशन कैसा है। तो ऐसे डायग्राम को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ऐसे डायग्राम को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना कि अगर तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये 120 120 और 120 एंगल कर रहा है, ये इसके साथ 120, ये इसके साथ 120, ये इसके साथ 120, तो इसका मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट 0 आएगा, क्योंकि ऐसा अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होने ही वाला है। अरे मैंने क्या किया देखो, इस ट्रायंगल से मैंने ये डायग्राम बनाई ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ए वेक्टर को ऐसा पैरेलल डिस्प्लेस किया, बी वेक्टर को मैंने पैरेलल डिस्प्लेस किया, सी वेक्टर को मैंने पैरेलल डिस्प्लेस किया, तो हर एक ने 120 का एंगल बनाया हुआ है। तो इस क्लोज्ड ट्रायंगल से अगर ऐसी डायग्राम बन सकती है तो ऐसी डायग्राम से क्लोज्ड ट्रायंगल बन सकता है ना। और अगर ट्रायंगल क्लोज्ड हो तो इसका मतलब रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। तो अगर कभी इक्वल वेक्टर्स ऐसे देखो ना 120 120 120 एंगल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आने वाला आंसर 100% 0 ही आता है। क्लियर एवरीवन? तो पॉलीगॉन लॉ के ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखने हैं, एंड इमीडिएटली तुमको ये रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान में रखना है, ऑल टेल रिप्रेजेंटेशन, सबके टेल एक साथ लिए मैंने। क्लियर?
आई होप कि तुम लोग ये पूरे की पूरी डायग्राम्स निकाल रहे हो, और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना यहाँ पे। अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर है तो रिजल्टेंट 0, अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म हुआ तो फॉर्म होना चाहिए, इसको हम लोग क्लोज्ड पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। ऐसा गया ऐसा गया ऐसा, ये क्लोज्ड पॉलीगॉन थोड़ी है, तो ये इनकम्प्लीट पॉलीगॉन है। और अगर इनकम्प्लीट पॉलीगॉन है तो अपना ग्राफिकल मेथड का बेसिक यूज करना, पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन अगर पूरा क्लोज्ड पॉलीगॉन ही फॉर्म हो रहा है ना, तो उस केस में अगर घूम फिर के तुम लोग यहीं पे आ रहे हो तो रिजल्टेंट 0 है। इस केस में इक्वल होने की जरूरत नहीं है। क्लोज्ड पॉलीगॉन अगर बोला है तो इक्वल होने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरे केस में अगर ऐसा बोला कि n वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट एवरी नेक्स्ट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 360 बाय n विद द प्रीवियस वेक्टर, तो उसका रिजल्टेंट 100% 0 ही आएगा, क्योंकि वो क्लोज्ड पॉलीगॉन फॉर्म करेगा। क्लियर? नोट इट डाउन, लिख लेना। तो हम लोगों ने वेक्टर एडिशन के बारे में चर्चा करी। अब वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन राइट इट डाउन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई साहब? तो 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली, वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। बाद में एसोसिएटिव होता है दूसरा। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एंड तीसरा जो है यहां पे वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 3 प्रॉपर्टीज वेक्टर्स ओबे करते हैं, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या है देखो। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या बोलूं मैं? अच्छा, क्या तुमने कभी 2+3 ऐड किया है? नहीं सर, हम लोगों ने 2+3 बिना ऐड करते यहां तक पहुंचे हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। देख, 2+3 = 5 है ना, चल ठीक है। 3+2, तो 2 में 3 ऐड किया क्या या 3 में 2 ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आंसर विल बी 5 ऑलवेज। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ये सीक्वेंस में डिपेंड नहीं करता, पी में क्यू ऐड किया क्या, क्यू में पी ऐड किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आने वाला आंसर वही रहता है। मतलब क्या सर? देखो, हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स है भाई साहब, ये हमारे पास एक वेक्टर है पी वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमारे पास है क्यू वेक्टर। इनका एडिशन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका एडिशन करेंगे हम लोग। इसको उठाएंगे, पी को यहाँ पे रखेंगे, तो पी को पैरेलली डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पे रखा, पी को पैरेलली डिस्प्लेस किया है, इसलिए वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। इसके बाद में हम लोगों ने क्यू को यहाँ पे लाया, आ जा भाई क्यू, तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बराबर यूज किया है, तो हमारे पास इनका रिजल्टेंट आ गया, पी के टेल से क्यू के हेड तक। आ जा भाई रिजल्टेंट, बात खत्म। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, पहले कौन सा वेक्टर मूव किया, इंपॉर्टेंट, पहले पी मूव किया सर, में क्यू ऐड किया है, तो रिजल्टेंट आर आया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोगों ने पी को मूव किया, बाद में हम लोगों ने क्यू को मूव किया, और दोनों का एडिशन हम लोगों ने किया। डन। अच्छा, अगर उल्टा करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो पहले क्यू को मूव करो, देखो क्यू को पहले यहां पे लाओ, तो क्यू को यहां पे लाने के बाद क्या होगा सर, ये क्यू ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा। अगर तुम लोग क्यू को पहले यहां पे रखते और बाद में तुम लोग पी को यहां पे रखते, अरे तो रिजल्टेंट तो डायग्राम तो वही बन रही है ना यार, बराबर है ना। क्यू प्लस पी, रिजल्टेंट तो पहले के टेल से लास्ट वाले के हेड तक, तो यहां से यहां तक रिजल्टेंट वही बना, और इस केस में भी रिजल्टेंट वही बना। इसका मतलब हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम डेवलप किया है। हम लोग अगर इस साइड से जाएंगे या इस साइड से जाएंगे, आने वाला रिजल्टेंट तो डायगोनली है इस पैरेललोग्राम का, है कि नहीं? तो इसी से पैरेललोग्राम लॉ भी इंस्पायर्ड है, तो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और फिजिक्स में अगर वेक्टर एडिशन में कोई लॉ इंपॉर्टेंट है, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझा? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग अभी भी पढ़ सकते हैं। कैसे सर? एक डायरेक्शन में ट्रायंगल बनाओ, दूसरे डायरेक्शन में ट्रायंगल बनाओ, बनने वाली क्या चीज है? देखो, ये क्यू क्यू एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे और ये पी पी एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, तो बनेगा पैरेललोग्राम ही। और इसमें कोई भी ऐड करो, तो यहां पे हम लोगों ने पी में क्यू ऐड किया था, तुम लोग यहां पे क्यू वेक्टर में
पी वेक्टर ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाला वेक्टर आर वेक्टर ही है। तो वो सीक्वेंस पे डिपेंड नहीं करता है, पी में क्यू ऐड किया क्या, क्यू में पी ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आगे देखें यहां पे एसोसिएटिव लॉ, इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स प्रेजेंट है। कितने वेक्टर्स प्रेजेंट है भाई साहब? 3 वेक्टर्स प्रेजेंट है। तो चलो आ जाओ, हम लोग 3 वेक्टर्स ले लेंगे। ये पहला वेक्टर है पी वेक्टर, दूसरा वेक्टर है सपोज मान लो ये क्यू वेक्टर, और तीसरा वेक्टर हमारे पास आर वेक्टर। ठीक है ना? तो अब मैं पहले क्या करता हूं, मैं इन तीनों को ऐड करना है ना हमें। पॉलीगॉन लॉ से तो धाड़ करके तीनों का एडिशन हो जाएगा, तो हम लोग पॉलीगॉन लॉ से एडिशन नहीं करने वाले। तो देखो, मैं सबसे पहले पी और क्यू का एडिशन करूंगा, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा पी प्लस क्यू। ठीक है ना? एंड बाद में इसमें आर ऐड करूंगा, तो मैं पहले पी प्लस क्यू को ऐड कर लेता हूं। तो मेरे पास ये पी वेक्टर है, देखो इसको पैरेलली डिस्प्लेस किया, अच्छा थोड़ा सा बड़ा बन गया होगा, ठीक है। क्यू को मैंने यहां पे लिया, ये क्यू वेक्टर है ना, तो इसका रिजल्टेंट मेरे पास आ गया ये। ठीक है, इसका रिजल्टेंट मान लेंगे हम लोग, कुछ एक्स मान लेंगे, एक्स वेक्टर मान लेंगे। ठीक है ना? अब इस एक्स वेक्टर में p प्लस क्यू, तो ये p वेक्टर मेरे पास प्रेजेंट है, q वेक्टर मेरे पास प्रेजेंट है, p और q का मेरे पास x आया, बराबर। अब इसमें ये r ऐसा ऐड कर दिया, तो इस r को मैं यहां पे रख दूंगा, r ऐसा ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल जो रिजल्टेंट आया है, ये ब्लू से मैं इंडिकेट करता हूं, ये आया है, बराबर। तो सबसे पहले मैंने p प्लस क्यू निकाला, और p प्लस क्यू में से p प्लस क्यू में हम लोगों ने r को बाद में ऐड किया। तो r को बाद में ऐड करने के बाद रिजल्टेंट हमारे पास ऐसा कुछ दिख रहा है, इस डायरेक्शन में कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा चेंज करके करता, इसका मतलब मैं पहले q और r का एडिशन करता। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, पहले q और r का एडिशन कर लेंगे। चलो आ जाओ, तो q हमारे पास ऐसा है, देखो q, इसके बाद में यहां पे r, थोड़ा सा इमेजिनेशन साथ में रखना, q वेक्टर r वेक्टर, इन दोनों को पहले मैंने ऐड किया, तो मेरे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आया। मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आया, बराबर। अब इन दोनों के रिजल्टेंट में बाद में मैंने p को ऐड किया, तो अब हम लोग यहाँ पे p को ऐड करेंगे, तो p को हम लोग ऐसे ऐड करेंगे। ठीक है ना? तो p को ऐड किया, तो p को ऐड करने के बाद देखो रिजल्टेंट कैसा आया। क्या ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट, इनकी लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगी, और ये सेम डायरेक्शन में भी देख रहे हैं। तो ये डायग्राम निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने Q प्लस R किया, है ना। Q में R को ऐड किया और बाद में मैंने P को ऐड किया, बराबर। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव इसका मतलब क्या है कि किसी भी दोनों का एसोसिएशन करो। तो पहली एसोसिएशन हम लोगों ने P और Q की बनाई, उसमें R को ऐड किया, या एसोसिएशन Q और R की बनाई और उसमें P ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। तो इसको बोलते हैं ओबेज एसोसिएटिव लॉ, इसको बोलते हैं ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ भी ओबे करता है। आगे का देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा मैथमेटिकल है, देखो ध्यान दो। अगर मेरे पास p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं इसको 5 टाइम्स करना चाहता हूं, समझा नहीं? मेरे पास p प्लस क्यू है, और p प्लस क्यू का कोई बच्चा 5 टाइम्स करना चाहता है, आप ले लेते हैं 5 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स करना है। तो 5 टाइम्स करना है, तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 5p, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5q, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब तुम लोगों ने 2 वेक्टर्स लिए। सुनो 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 सुनो, मेरे पास एक वेक्टर है, ये है p वेक्टर, मेरे पास दूसरा वेक्टर है, मेरे पास q वेक्टर। तो p और q का मैंने एडिशन किया, भाई साहब मेरे पास ये आंसर आ गया, r वेक्टर आया, और बाद में मैंने इसका 5 टाइम्स किया, ये लंबा 5 टाइम्स p वेक्टर प्लस q वेक्टर, बराबर है। तो पहले 2 छोटों का एडिशन किया, उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट किया, और रिजल्टेंट का 5 टाइम्स किया, ऐसा किया है। या ये करने से अच्छा तुम लोगों ने ऐसा किया, p का 5 टाइम्स किया, पैरेलली मूव किया भाई साहब इसको, तो p यहां पे आएगा। अब इसका 5 टाइम्स किया, ये p आया ना छोटा, अरे ये p आया ना, इसको उठा के यहां पे p आया। अब इस p का 5 टाइम्स किया तुमने, ये है देख, तो 5p बनाया तुम लोगों ने। फिर बाद में q को तुम लोगों ने यहां पे लाया, और q का 5 टाइम्स बनाया, है ना, दिस इज 5q। एडिशन तो वही रहेगा, एडिशन थोड़ी बदल रहा है। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने यहाँ पे, अरे ये फ्री हैंड डायग्राम है, ठीक है ना।
तो इसका मतलब ऐसा है कि रिजल्टेंट निकाल के 5 टाइम्स करो या हर एक को 5 टाइम्स करके ऐड करो। डिस्ट्रीब्यूट अभी किसी बच्चे का अगर बर्थडे है तो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। तो इसी तरह से 5 को हम लोगों ने P और Q में बांट दिया है, तो दोनों का एडिशन करके उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करो डायरेक्टली, और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद उसका 5 टाइम्स करो। ऐसा करो, या P का 5 टाइम्स करो और Q का 5 टाइम्स करो और दोनों का एडिशन कर दो। आने वाला आंसर इस केस में, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में दोनों भी इक्वल रहेंगे, क्योंकि वेक्टर एडिशन इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। तो ये 3 लॉज इंपॉर्टेंटली ओबे करता है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो हम लोग इसको बोलते हैं कैड, C फॉर कॉम्यूटेटिव, A एसोसिएटिव, D डिस्ट्रीब्यूटिव। कैड ओबे करता है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर एवरीवन? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आज तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हम लोगों ने पूरा का पूरा डेप्थ में स्टडी किया, लेकिन ये लेक्चर इनकम्प्लीट है अगर मैंने तुमको होमवर्क नहीं दिया, और ऐसा तगड़ा होमवर्क देने वाला हूं ना, ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है, तो इसका मैं 100% कल एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन मैं आज ये क्वेश्चन होमवर्क बोल के तुमको दे रहा हूं। तो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है ना? तो रेगुलर हेक्सागोन में बनाता हूं, देखो यहां पे, तो ये रेगुलर हेक्सागोन है भाई साहब, ऐसा रेगुलर हेक्सागोन है इस तरह से, ठीक है ना? इसका सेंटर हमारे पास O है, ठीक है ना? इसका नामकरण करेंगे, ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C, ये आ गया D, ये आ गया E, ये आ गया F। डायरेक्शन भी दे दूंगा, A to B, B to C, C to D, E, A, और ये डायरेक्शन इधर पलटी है, ये डायरेक्शन इधर अलग है, ठीक है ना? तो ऐसा एक रेगुलर हेक्सागोन तुम्हें दिया है। रेगुलर हेक्सागोन, इसका मतलब सभी यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है, हर एक वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? तो तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है ना? जानबूझ के मैं प्रूव दैट वाला दे रहा हूं, ठीक है? तुम्हें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई साहब? ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर बराबर इक्वल टू, तुम्हें प्रूव करना है 6 AO वेक्टर। डन? तो इसका प्रूफ तुम्हें करना है। डन? तो इसको जरूर ट्राई करें, तगड़ा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है? नहीं आया तो बिल्कुल टेंशन ना ले, मुझे पता है इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल है, तो कल का लेक्चर जो है ना, मैं इसके एक्सप्लेनेशन के साथ ही करूंगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट किया है यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। तो आगे जो हम लोग देखने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ, मैंने अभी बताया था पैरेललोग्राम लॉ के बारे में, तो उसका हम लोग पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो वो कैलकुलेशन और वहां से वेक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। वहां पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस लेने वाले हैं। तो 100% इसको बनाएं, इसके नोट्स बनाएं और मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप मुझे पर्सनल नंबर पे करें, ग्रुप में ना करें। ग्रुप में कैसा होता है, कुछ बच्चे नए होते हैं तो वो उनको समझता नहीं है कि ये नोट्स कहाँ से आए, और अननेसेसरी तुम्हारे नोट्स वो फिर कॉपी करेगा, है कि नहीं, और वो फिर से मुझे व्हाट्सएप करेगा दूसरे नंबर पे, तो वो गलत बात हो जाती है। एक ही का नोट्स फिर हर एक जन व्हाट्सएप करने लगता है, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल ना होने दें, अपने नोट्स प्राइवेट रखें, दूसरे किसी को भी ना दें, एंड उसको मुझे सेपरेटली व्हाट्सएप करें, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक है? अब दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दें, इसको सॉल्व करने का ट्राई करें, नहीं आया तो कोई इशू नहीं, मैं कल का लेक्चर इसी के सॉल्यूशन के साथ ही बनाने वाला हूं, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।